नागौर सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। यहां भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि बेनीवाल की पार्टी आरएलपी एक गैंग की तरह काम कर रही है तथा युवाओं को पथ से भटका रही है। ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत व हनुमान बेनीवाल इस बार चुनाव मिलीभगत से लड़ रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक आरएलपी ने नागौर जिले में अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। एक सवाल के जवाब में ज्योति ने कहा कि जब वे कांग्रेस में थी तो उनकी टीम के अनेक लोग यूं तो भाजपा के साथ जुड़ गए हैं, मगर शुक्रवार को होने वाली उनकी नामांकन रैली में मंच पर अनेक पुराने कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नजर आएंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के अनेक बड़े नेता और पूर्व विधायक तक उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं, तो ज्योति ने इसका खंडन किया और बोला कि पार्टी ने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है, वह अपनी अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं, मगर हम सब साथ हैं। मीडिया से बातचीत में ज्योति मिर्धा ने कहा कि आरएलपी के कई धड़े टूट चुके हैं और वे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। धीरे धीरे आरएलपी और बेनीवाल का वर्चस्व खत्म हो रहा है। इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। श्याम जी आ रहे पूछ लो बेटे। आज बड़ी खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ज्योति जी का डिक्लेयर होने के बाद में पार्टी कार्यालय में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में जो तैयारियां, चूँकि कल नामांकन होना है, नामांकन के लिए कल हमने पूरी विधानसभा क्षेत्र की बैठक बुला ली और उस बैठक में सारी योजना बना ली कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता कल नामांकन रैली में आए और जो भी पुराने कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, पार्टी के पदाधिकारी है, उनके अलावा भी जो ज्योति जी का पर्सनल हितैषी है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे आरएलपी का हो, उन सारे लोगों को हमने इनवाइट किया है और कल 11 बजे नामांकन रैली का आयोजन कर रखा है। उस रैली में अभी प्रदेश से कोई आने वाला है वो तय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नाम हम शाम तक बता देंगे भी कौन आएगा। प्रदेश से कोई न कोई नेता ज्योति जी के फॉर्म भरवाने के लिए आएंगे। साथियों, जहाँ तक तैयारी की बात है, ज्योति जी नागौर के लिए और नागौर की जनता के लिए और पार्टी के लिए कोई नया नाम नहीं है। कई लोग व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए इधर उधर की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। वो केवल मात्र भ्रांतियाँ हैं, कुछ अपने को आगे करने के लिए। और इस प्रकार की पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कोई काम नहीं कर सकता और जो ऐसे बयान दे रहा है वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए इस बातों में अपने को भी पार्टी का कार्यकर्ता कोई नहीं जा रहा है, न उसको समझा रहा है। क्यों? वो समझेगा नहीं। अपने स्तर पर हमने जो भी हमारे नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से और कुछ लोगों से ज्योति जी भी मिल के वो सारी भ्रांतियां हमने करीब करीब दूर कर ली है। किस तरह की भ्रांतियां? वही कोई समाज के लेके टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता कोई कह रहा है कि भाई हेलीकॉप्टर उतार दिया, हमने हर बार वोट दिए, अब वोट नहीं देंगे। इस टाइप की आप सभी लोगों की चीज की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके कार्यकर्ता द्वारा कहा जा रहा है? नहीं, कोई कार्यकर्ता के द्वारा नहीं कहा जा रहा है। आपने अभी कहा ना कि कार्यकर्ता ऐसा कह रहे, तो आप कोई एक्शन ले रहे हो क्या? उन्होंने कहा वो हमारे कार्यकर्ता नहीं, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि वो वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। तो वो तो आम जनता को तो छूट है बोलने की। हाँ, तो आम जनता को छूट। भाई हमने कहा कि भाई कोई भ्रमित न हो। यदि कोई कार्यकर्ता होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? हाँ, उसके खिलाफ एक्शन होगा, क्यों नहीं होगा।
नहीं, हर बार जो आपकी सीट भरी हुई दिखाई देती है वो इस बार आधी भी नहीं दिख रही है। मोहन जी गायब है, दूसरे और भी गायब है, वो कहाँ है? मोहन जी के कोई परिवार में डेथ हो रखी है, इसलिए वो नहीं आए। रोज साथ और वो उससे आज भी दिख रहे हैं। सुनो मैडम, चलते हैं तो भी साथ थोड़ा अलग से दिखते हैं वो। नहीं आरएसएस की थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है। कोई न तो कोई आरएसएस की नाराजगी है, न कोई कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ये यही तो कह रहा हूँ, ये केवल मात्र भ्रांतियां हैं। जितनी बड़ी सभा कार्यकर्ताओं की आपने यहाँ पर ऑफिस में देखी थी, आप मुझे बताइए उससे बड़ी सभा कभी यहाँ पे देखी है आपने कार्यकर्ताओं की? मुझे खुद कह रहे थे, पहली बार मैंने अटेंड करी है, मुझे कह रहे थे पहली बार ऐसा है कि पूरा जो हॉल था वो भर गया था, जहाँ पे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता। ये मैडम आपकी बीजेपी के में आने के बाद परिवर्तन हुआ है? नहीं, मैंने पहले कभी इतने कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए? मैंने पहले अटेंड नहीं कर रखी, इसलिए मैं बोल नहीं सकती, लेकिन कल मेरे पास में ये बात आई थी कि हमने इस हॉल को कभी भी कार्यकर्ताओं से इतना भरा हुआ नहीं देखा, जहाँ सारे मौजूद कार्यकर्ता थे। आपने देखा होगा उन्होंने जब खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दिया तो तकरीबन सभी बीजेपी के अंदर या किसी न किसी मोर्चे के अंदर पदाधिकारी थे। तो मतलब एक आम जिसको कहते हैं अपने वोटर की कैपेसिटी में लोग नहीं आकर के कार्यकर्ता आए थे, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उन लोगों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और संगठन को मजबूत करते हैं। ये जो नामांकन की प्रक्रिया, कल आप नामांकन दाखिल कर रहे हो, नामांकन की भीड़ बहुत मायने रखती है नेताओं के लिए, तो भीड़ जुटाने को लेकर किस तरह की तैयारी आपने कर रखी है? क्या रेशियो निकाला है, कितने लोग आ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके का माहौल है अभी, उसको देखते हुए मुझे लगता है भारी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। आज जब हमने जायल में भी मंजू बागमार जी का जब नामांकन दाखिल करने की सभा थी, बहुत ही बढ़िया सभा हुई थी। वहाँ पर भी सभी लोग इस बात को लेकर के उत्साहित थे कि जी हम तो सब खुद जो जायल में है वो वाले भी नागौर आना चाहते हैं। तो नागौर के अंदर खुद में आप देखेंगे कि शहर के जितने लोगों में जितना उत्साह है, शहर के भी बहुत से लोग आएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों से सभी लोगों ने हमारे को फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि सब हम कल आना चाहते हैं। सभी का स्वागत है, कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि जो आम वोटर है गांव के अंदर, उसकी जो भावना दिख रही है वो कल आपको पशु प्रदर्शनी मैदान में सुबह 11 बजे दिखाई देगी कि कितनी भारी संख्या में लोग आते हैं और समर्थन देंगे। जाइल में बीजेपी ने कांग्रेस और आरएलपी के लोग तोड़े हैं, तो क्या नागौर में भी कल इस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, नागौर में इतना आरएलपी का इतना वर्चस्व नहीं था और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस और आरएलपी जो है अपने कैंडिडेट घोषित करें। अभी तक उनकी घोषणा नहीं हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिले करने का यही कारण था। एक बार पहले शुरू में हमने सोचा था कि आएंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे और एक प्रेस वार्ता रखेंगे, फिर सोचा कि 1-2 दिन में जब हमारे सामने जिनको चुनाव लड़ना है उन लोगों की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद में आप लोगों से मतलब हम बैठ के डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब जानते हैं आपकी कल नामांकन की तारीख है और आज तक ना तो कांग्रेस ने ना आरएलपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तो हम लोग हमारे जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से चुनाव की मैदान में उतर चुके हैं। हमने गाँव में काफ़ी जगह दौरे कर लिए हैं, शहर में कई जगह पे मीटिंगें ले ली है, लोगों से हम लोग मिल लिए हैं और जनरली जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव दिखाई आपकी टक्कर आप क्या आरएलपी से मानते हैं या कांग्रेस से मानते हैं? आरएलपी का कांग्रेस नागौर में में यदि हरिंदर सिंह मिर्जा को टिकट मिलती है तो आपकी देखिए, कोई फर्क पड़ेगा? ये जग जाहिर है, जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान बेनीवाल जी और अशोक गहलोत जी मिल करके काम करते हैं। तो अभी भी वो मुझे लगता है कि उनको वो किसी तरीके से वो जैसे अपन कहते हैं मारवाड़ी में बकरी फाटे में आई हुई है। तो अभी इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा है कि किसको हमारे सामने भेजना चाहिए ताकि उनका पक्ष मजबूत हो सके। उसी के चलते सारा कन्फ्यूजन हमारे को देखने को मिल रहा है। पर हाँ, ये बात ठीक है कि 6 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन की और कोई ना कोई कैंडिडेट जल्दी हम सोचते हैं कि कांग्रेस जो है वो हमारे सामने उतारेगी। आरएलपी उसको कितना सपोर्ट करती है नहीं करती वो आप लोग भी अंदाज़ा लगा पाएंगे जब कैंडिडेट होंगे, और आरएलपी उसके बाद में किस तरीके का कैंडिडेट उतारती है नहीं उतारती, उससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आरएलपी और कांग्रेस की क्या रणनीति है। नागौर में हो सकता है कि दोनों पार्टियों के लिए चुनौती हो, लेकिन किन्नौर में तो बीजेपी के लिए भी चुनौती है। अभी बीजेपी ने भी प्रत्याशी नहीं बताया। डीडवाड़ा में बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है और जोधस जी को किया है। तो ऐसे में यूनुस खान जी अब कहाँ पहले हमने मारा था कि नागौर की तरफ आ सकते हैं? लिस्ट आ गई? लिस्ट मैंने लिस्ट अभी देखी नहीं, जस्ट आई है तो जस्ट अपडेट हुई है। ठीक है। मैं रेमत जी की घोषणा हो गई, डीडवाना से जितेंद्र सिंह जी जोधा की हुई है। मैं बधाई देना चाहती हूँ सभी को बहुत बहुत। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ कांग्रेस के पुराने वर्कर्स जो आपकी पुरानी टीम के थे वो आपके साथ घूम तो रहे हैं लेकिन वो घोषित नहीं हो पा रहे, तो क्या कल दिल्ली में वो लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे? घोषित क्यों नहीं हो पा रहे? मतलब वो फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन करने की बात है। कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी ज्वाइन करी है और मुझे उम्मीद है कि कल भी कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और मुझे लगता है कल मंच पे आप देखेंगे आपके सामने की
आप लोग आएंगे वहाँ पे तो देखने को मिलेगा कि कौन कौन अच्छा पार्टी मैडम, ज्वाइन एक बात करेंगे। बताओ, आपका फोकस केवल नागौर ही रहेगा या खिमसर या जहाँ जहाँ आरएलपी पिछली बार मजबूत रही थी, जैसे मेड़ता का मान लो, जाइल का मान लो, तो वहाँ भी आप जाओगे? क्योंकि आप दोनों चैलेंज तो बहुत खेल लिए, अब पता चलेगा कि क्या रहेगा। तो चैलेंज बताइए अभी इसे, और खेलेंगे। खुल के अभी बताओ। जब तक 25 तारीख तक मुकाबला पूरी तरह से सेट नहीं हो जाता तो मैं तो चैलेंज खेलने को अभी भी तैयार हूँ। और पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी, पार्टी उम्मीद करेगी हमसे कहीं जा करके प्रचार करने के लिए, हम जरूर जाएंगे, पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता करके लाने का जो हमारा प्रण है उसको हम वास्तविकता में बदलना चाहेंगे। बीजेपी वाले प्रण के साथ एक दूसरा प्रण भी है क्या कि आरएलपी को कमजोर करने की पूरी कोशिश करोगे? देखिए, हमारा ये मानना है कि जिस तरीके के आरएलपी के नेता हैं, वो जिस तरीके समाज में जिस तरीके की नेतागिरी वो करते हैं, वो एक तरीके से गिरोह है, वो गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं और समाज के अंदर, एक सभ्य समाज के अंदर उसके लिए जगह नहीं होती, ऐसा हमारा मानना है। और जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, चाहे वो बहन बेटियों के लिए हो, समाज में जिस तरीके से उन्होंने हमारे युवाओं को बरगला रखा है, तो हर एक जिम्मेदार उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि अपने लोगों को सही जगह लेकर के आ सकें, समाज में उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकें। हमारी भी एक पॉजिटिव राजनीति रहेगी, हम लोग उनको जोड़ना चाहेंगे जो रास्ते से भटके हुए, और हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने में हम काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। जायल में आपने ऐसा देखा है, खिमसर में आपने ऐसा देखा है कि आरएलपी के मोटे धड़े टूट करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिले, और ऐसा ही ये सिलसिला अगर जारी रहा तो जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि भाई आरएलपी का जो वर्चस्व है, वो जो छोटा मोटा खिमसर में बचा था, आज वो भी बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। आप सब लोग इस बात को मानेंगे और आने वाले समय में शायद बिल्कुल ही मामला इनका ज़ीरो लगता है मेरे को होएगा। एक चीज़ थोड़ी अटपटी लग रही है, जिन आपके साथ जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, सवाई सिंह जी चौधरी, वो मौजूद नहीं थे। सवाई सिंह जी अपने गांव में ही आए हुए थे, और जब वो खीमसर से टिकट की दावेदारी उन्होंने रखी थी, आज जब फैसला आप बता रहे हैं, जैसा कि मेरे सामने अभी लिस्ट आई, आप लोगों ने मुझे सूचित करा है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी को, और ये चाहे सवाई सिंह जी ने चाहे मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी थी, हमारा बिना शर्त के हम लोगों ने पार्टी में आए थे। मुझे तब भी उम्मीद थी कि शायद मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और शायद सवाई सिंह जी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन बड़ी पार्टियां होती हैं, अपने विवेक से फैसला करती हैं, सर्विस पे आधारित होते हैं इनके डिसीजन, और उसके चलते उन्होंने मुझे नागौर से मौका दिया है। मैं मैडम, एक धन्यवाद लास्ट करता क्वेश्चन हूं। है कि बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के आप बीजेपी में आए, आपका बीजेपी में आने से पूरे राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या परिवर्तन ला सकते हो, ये क्या परिवर्तन आप लाने की मंशा रखते हो, और क्या विकास के कार्य आप बीजेपी में आके करवा सकते हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब सरकार अपनी होती है और अगर आपका पक्ष आप मजबूती से रखते सरकार हो, आप जिस समय कांग्रेस में थे उस समय कांग्रेस की जब कांग्रेस के अंदर जब मैं सांसद थी और कांग्रेस की सरकार थी, आपकी तब उपलब्धि ऐसी सांसद रहते हुए मैं नागौर मैं विकास अपने कार्य किया। जी, जो नागौर के अंदर इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 2 का पानी जो अप्रूव करवाया था, वो मैंने करवाया था। 65 साल से एक डिमांड रही थी हमारे यहाँ की, बहुत बड़ी डिमांड थी। सिर्फ 3 विधानसभाओं के अंदर, 3 तहसीलों के अंदर वो पानी पहुँचा हुआ था। बची हुई जो 5 तहसीलें थी उनमें वो पानी पहुँचाने का जो काम था वो मैंने बजट पास करवाया था उसमें। जगह जगह कॉलेजेस खुले थे हमारे यहाँ पे उस टाइम पर, और भी बहुत से काम थे। नरेगा के जो सांसद लेवल के काम होते हैं, चाहे कमिटीज़ में काम करने का होता है, चाहे आपके नरेगा के अंदर जो सरपंचों के लिए टेंडर प्रणाली आई थी उसमें जो चेंजेस कराने की बात थी, या लोकसभा में मुद्दा उठा करके और जो ट्रैक्टर्स को कमर्शियल श्रेणी में डाल दिया था और हर एक ट्रैक्टर वाले किसान के ऊपर भार पड़ रहा था, वो उसको सेम डे मैंने लोकसभा में कह करके और उसको ख़त्म करवाया था। ट्रैक्टर का मुद्दा तो अभी भी है मैम। अभी भी जो टोली लगा ट्रैक्टर होता है ना, उसको कॉमर्शियल कैटेगरी में गिना जाता है, और उसकी टोली का रजिस्ट्रेशन कॉमर्शियल में ही हो रहा है आज भी। तो ये आपको दर्शाता है कि अगर आपके लोग सही नहीं होते या अगर आपका पक्ष मजबूती से नहीं रखते तो उसका असर नहीं हो पाता। जब मैं थी और जिस दिन बजट के अंदर ये घोषणा हुई थी, सेम डे उसको रिवर्स करवाया ये तो था। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स है, मोटर व्हीकल एक्ट इज सेंट्रल रूल्स। मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ जी। जब बजट के अंदर पार्लियामेंट में कमर्शियल कैटेगरी में डाला था ट्रैक्टर्स को, सेम डे मैंने रिवर्स करवाया था। प्रणब मुखर्जी उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनसे बात करके उसी दिन फैसला वापस उल्टा करवाया था। ठीक है मैम। श्याम जी, मैम महेंद्र जी ने एक सवाल किया था अभी, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। भाजपा के कुछ लोग हैं जो, जैसे हमारे यहाँ से जगवीर जी है, तो ये अभी जब से आप आए हो साथ नहीं दिख रहे हैं। नहीं, जगवीर जी हमारे, देखिए
प्रदेश में वो पदाधिकारियां, और जब सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं तो किसी ना किसी को ऑफिस संभालना पड़ता है। तो जगबीर छाबा जी जयपुर में अपना ऑफिस संभाल रहे थे और उनसे मेरी पहले भी 2-3 बार बात हो गई थी, और आज जब हमने जायल में प्रोग्राम अटेंड करा था तो जायल वाले कार्यक्रम में वो साथ में थे। और आप कल देखेंगे जब हमारी नामांकन रैली होगी उसके अंदर जगबीर छाबा जी को वो पूरी तरह से आकर के हमारे साथ में मंच पर दिखेंगे आपको। ठीक है। अब मैं एक अपील आप लोगों से भी मीडिया के माध्यम से करना चाहती हूँ कि कल जब नामांकन रैली हो तो लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से इनवाइट करना चाहती हूँ कि सभी भारी संख्या में पधारें, हमें आशीर्वाद दें और इस सभा को सफल बनाएं। उससे हमारा भी जो है वो उत्साह कायम रहेगा और ज़िले में एक माहौल बनेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और आप सब लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी वहाँ पे पधारें और जो सभा होगी उसका आनंद भी लें, उसका कवरेज भी अच्छा आप पॉजिटिव तरीके से दे सकते हैं। आप लोगों से भी वही रिक्वेस्ट रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपका भी सपना है कि जयपुर जैसे ड्रीम सिटी में आपका छोटा सा घर हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप जयपुर में मात्र 2.5-3 लाख रुपए से इन्वेस्ट करके फ्लैट बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी का जो 90% है उसको छोटे छोटे रूप में ब्याज के पेमेंट करके आप 3 साल के बाद डिलीवरी ले सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं।